नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा में आज बजट पेश किया गया। बजट की खास बातें क्या कुछ है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले खबर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर घमासान की। बचौल के बयान पर आज सदन में शुरू से अंत तक हंगामा और बवाल मचता रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। बचौल को उठकर सफाई भी देनी पड़ी, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं दिखा और मामला राजभवन तक जा पहुंचा। तो से ले लिए, उनको तो जो भी सुख सुविधा है सब वापस ले ले। यहाँ रहे तो अपना दूसरे स्तर के नागरिकता की तरह रहे। जब वो धर्म के नाम पर देश ले लिए तो कृपा पर रह रहे हैं। मैं तो मांग करता हूं कि इन लोगों का, सारे लोगों का वोट राइट खत्म कर दिया जाए। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का यही वो बयान है जिसकी वजह से पूरे दिन सदन के अंदर और बाहर हंगामा होता रहा। बजट सत्र का दूसरा दिन था। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होती उसके पहले ही हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी विधायकों ने पहले विधानसभा के गेट पर नारेबाजी शुरू कर दी। 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, सदन के अंदर हंगामा शुरू हो गया। पहले माले के विधायक वेल में आए और फिर उनके समर्थन में आरजेडी और कांग्रेस के विधायक मेज पीटने लगे। पूरे प्रश्नकाल के दौरान ये हंगामा चलता रहा। आप देखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा है कि मुसलमानों का वोटिंग का राइट छीन लेना चाहिए। क्या यही संविधान की हत्या कर रहे हैं? भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मुस्लिम समुदाय के वोटिंग राइट्स छीन लेने का वक्तव्य दिया है। नीतीश कुमार को चुप्पी तोड़नी चाहिए और जो संविधान लोकतंत्र को फॉलो नहीं करता, ऐसे आदमी को बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में रहने का कोई राइट नहीं। बचौल के बयान से नाराज विपक्षी विधायकों ने उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की। विपक्ष के हंगामे के बीच बचौल अपनी सफाई देने आए, लेकिन फिर एक नया विवाद पैदा कर दिया। बचौल ने कहा कि उनका बयान उन लोगों के लिए है जो खाते तो हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान का है। बचौल के बयान से नाराज विपक्षी विधायकों ने राजभवन तक मार्च किया और राज्यपाल से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। महामहिम राज्यपाल द्वारा कहा गया कि हम न्याय संगत काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। जो जितना हमारा अधिकार क्षेत्र में आता है मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करूंगा। विपक्ष के हंगामे के बावजूद हरिभूषण ठाकुर बचौल अपने बयान पर माफी मांगने को तैयार नहीं। और सदन से बाहर हम बोले हैं, बोलने के आजादी है सबों की। जेएनयू में लोग क्या से क्या बोलते हैं, इसलिए उन लोगों के पास कोई विमर्श का मुद्दा नहीं है। इसलिए वो बोले तो अच्छा, हम बोले तो खराब। पर आपको बर्खास्त करने के लिए वो लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं, माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं। सवाल ही नहीं उठता है। हालांकि बीजेपी पहले बचौल को सोच समझकर बोलने की नसीहत दे चुकी है। बावजूद इसके विपक्ष बचौल पर कार्रवाई करने की मांग पर अड़ा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, अमित और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हरिभूषण ठाकुर बचौल बीजेपी के विधायक हैं। बयानबाजी के लिए अक्सर जाने जाते हैं। बचौल हाल ही में एक विवादित बयान में फंस गए थे। मुसलमानों की वोटिंग राइट वापस लेने की उन्होंने मांग की थी। दरअसल कुछ दिनों पहले एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने भी वंदे मातरम का विरोध किया था। एआईएमआईएम विधायक के विरोध में बचौल ने यह बड़ा बयान दिया और विवादित बयान दिया। हालांकि बीजेपी बचौल को ऐसे बयानों से बचने की नसीहत कई बार दे चुकी है, फिर भी विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्षी विधायकों ने हरिभूषण ठाकुर बचौल की सदस्यता रद्द करने की मांग की, लेकिन यही विपक्ष विधायक एआईएमआईएम विधायक के वंदे मातरम के विरोध में कुछ नहीं बोलते हैं और ऐसे में विपक्ष का देखिए दोहरा चरित्र सामने आता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। विधानसभा में वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने साल 2022-23 के लिए बिहार का 2,37,651 करोड़ का बजट पेश किया। इस बार का बजट 6 सूत्रों पर आधारित है, जिसमें गांव, गरीब, किसान और मजदूरों के कल्याण पर सरकार का जोर है। इस रिपोर्ट को देखिए।
महोदय, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने नए वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया। बिहार का बजट 2021-22 में 2,18,302 करोड़ 70 लाख रुपए का था, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर 2,37,691 करोड़ 19 लाख रुपए का हो गया। इस बार का बजट 6 सूत्रों पर आधारित है। यह 6 सूत्र हैं जो मानव जीवन से जुड़े हुए हैं और राज्य के विकास में उसकी बड़ी भूमिका है। एक, स्वास्थ्य; दूसरा, शिक्षा; तीसरा, उद्योग एवं उद्योग में निवेश; चौथा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र; पांचवा, आधारभूत संरचना, ग्रामीण एवं शहरी एवं विभिन्न वर्गों का कल्याण। इन 6 सूत्रों पर वर्ष 2022-23 में मुख्य केंद्र रहेगा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण उपजी विपरीत परिस्थितियों में भी राज्य की विकास दर 2.5% रही, जो कि बाकी राज्यों से ज्यादा है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से इस वर्ष बिहार देश में सबसे ज्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य रहा। तेज आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने वाले बिहार के बजट पर यदि गौर करें तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9.7% विकास दर रहने का अनुमान है। सामाजिक क्षेत्र में बजट का 65% खर्च होगा। स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए 16,134 करोड़, बजट में शिक्षा के लिए 39,191 करोड़ की राशि तय की गई है। तो वहीं कृषि में सुधार के लिए 29,749 करोड़, समाज कल्याण के लिए 12,375 करोड़, क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़ रुपए, 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1,660 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण संपर्क योजना के लिए 220 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो वहीं किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने कृषि निर्यात नीति पर जोर दिया है और राजकोषीय घाटा 3.5% तक सीमित रखने का भी लक्ष्य है। अपने बजटीय भाषण में राज्य के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार में 151 इथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा हो चुका है। ई शासन की दिशा में तेजी से बिहार आगे बढ़ रहा है। 88 लाख घरों में नल जल का प्रबंध किया गया। 3,367 शहरी वार्ड और 142 नगर निकाय ओडीएफ घोषित किए गए। स्वच्छ गांव हमारा गौरव अभियान पर सरकार का फोकस रहा। शहरों में जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए भी योजना बनाई गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और अमित कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोरोना का असर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। बावजूद इसके बिहार की विकास दर 2.5% रही है, जो बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा है। सरकार ने इस बजट में गांव, गरीब, किसान और मजदूरों के कल्याण पर जोर दिया है, ताकि आर्थिक उन्नति के साथ साथ न्याय के साथ विकास का लक्ष्य हासिल हो सके। और इस बजट के आधार पर सरकार का ये साफ तौर पर कहना है कि बिहार के हर तबके, हर क्षेत्र का विकास किया जाएगा। और बढ़ते अगली खबर की ओर। अभी नहीं खत्म होगी जंग। हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी लड़ाई की, जिसका समाधान निकालने के लिए बेलारूस में दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल के बीच बातचीत तो हुई, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। तो क्या अब परमाणु युद्ध होगा? ये एक अहम सवाल है। बेलारूस में भी नहीं बनी बात। नहीं निकला शांति का फॉर्मूला। यूक्रेन ने रखी मांग, रूस नाराज।
रूस क्रुद्ध, नहीं थमेगा युद्ध। तो क्या अब परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है रूस और यूक्रेन की जंग? सवाल इसलिए क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख से कहा है कि न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को अलर्ट कर दें। अब समझिए कि आखिर क्या है न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स। न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स यानी सेना का वो बल जो परमाणु हमलों से बचा सके और जवाबी हमला कर सके। हालांकि यूक्रेन पर हमले से पहले ही अपने भाषण में व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया के सभी देशों को धमकी दी थी कि अगर युद्ध में दखल देने का प्रयास किया गया तो उनके पास हथियार भी हैं। पुतिन के इरादों से साफ है कि यूक्रेन में चल रहा युद्ध परमाणु युद्ध में बदल सकता है और इसकी वजह है रूस पर लगाई गई पाबंदियां। यूरोपियन देशों के फैसले पर रूस ने पलटवार किया है। मॉस्को ने ब्रिटेन और जर्मनी समेत 36 देशों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। मतलब साफ है, युद्ध उलझता जा रहा है। इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने का ऑपरेशन गंगा जारी है। भारत सरकार ने 26 फरवरी से ऑपरेशन गंगा अभियान की शुरुआत की। तब से अब तक छठी फ्लाइट से 1396 भारतीय नागरिक यूक्रेन से सकुशल वापस आ चुके हैं। बाकी बचाव का काम जारी है। चलिए अब बेलारूस में हुई बातचीत को जानते हैं और समझते हैं विफल होने की वजह। दरअसल बातचीत शुरू होने से पहले यूक्रेन ने रूसी सेना को यूक्रेन बॉर्डर से हटाने की मांग रखी। दूसरी तरफ बेलारूस रूस का साथ देने के लिए यूक्रेन में सैनिकों को भेजने की तैयारी कर रहा है और अमेरिका अब बेलारूस पर भी प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर चुका है। मतलब यह कि भरोसे के अभाव में बातचीत की शुरुआत हुई, फिर भला कैसे यह सफल हो पाती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझते हैं। देखिए, रूस यूक्रेन में भीषण युद्ध फिलहाल चल रहा है। युद्ध के बीच भारत सरकार की प्राथमिकता भारतीयों की वापसी है। युद्ध के बीच ऑपरेशन गंगा के तहत भारत के 1400 लोगों को अब तक लाया जा चुका है। भारत सरकार किसी भी हाल में भारतवासियों की वापसी के लिए दिन रात लगी हुई है। छात्रों को सकुशल वापसी को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक पर बैठक लगातार कर रहे हैं। सरकार कितनी सक्रिय है इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि छात्रों की वापसी के लिए 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन सटे देशों में फिलहाल जा रहे हैं। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। शराबियों को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दारू पीकर पकड़े गए तो बेचने वाले का नाम पता बताइए। अगर शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी हुई तो शराबी को जेल नहीं भेजा जाएगा, वहीं कानूनी मदद भी दी जाएगी। शराबियों को सरकार का ऑफर। शराब कारोबारी का नाम पता बता दो। दारू पीते पकड़े गए तो भी नहीं भेजेंगे जेल। बिहार में शराबबंदी है और सरकार शराबबंदी को लेकर हर तरह के कदम उठा रही है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला यह है कि अब अगर कोई व्यक्ति शराब पीते पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के बाद अगर ये बता देता है कि उसने कहां से शराब पी और उसकी निशानदेही पर अगर शराब माफिया पकड़ा जाता है तो शराब पीने वालों को जेल नहीं भेजा जाएगा। शराब पीने वाले व्यक्ति अगर पकड़े जाते हैं और वो ये सोर्स बता देते हैं कि उन्होंने कहां से शराब ली है और वहां छापेमारी होती है और वो व्यक्ति पकड़ा जाता है, वैसी स्थिति में जो शराब पीने वाले पकड़े जाते हैं उसको रिलैक्सेशन दिया जाएगा और छोड़ भी दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले के पीछे बड़ी वजह है बिहार के जेलों पर बढ़ता दबाव। शराब से जुड़े मामले में करीब 3.5 लाख लोग जेल के अंदर हैं। बिहार के जेलों पर बढ़ते दबाव की वजह से मद्य निषेध विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला इसलिए लिया गया है कि अभी
करीब 3.5 लाख पौने 4 लाख व्यक्ति को हम लोग जेल भेज दिए हैं। शराबियों को सुधारने और शराब माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस ताजा फैसले से शराबबंदी को सफल बनाने में कितनी मदद मिलती है, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने शराबबंदी समाज सुधार के लिए लागू किया था। शराबबंदी की वजह से करीब 3.5 लाख से ज्यादा लोग फिलहाल जेलों में बंद हैं। इसमें अधिकतर लोग शराब पीने के जुर्म में जेल गए हैं। लेकिन सरकार का लक्ष्य बिहार में शराब को इम्पॉसिबल करना है। ये तभी होगा जब शराब माफिया जेलों के अंदर होंगे और यही वजह है कि सरकार ने शराबियों को एक और मौका दिया है। अब अगर कोई शराब पीते पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के बाद शराब माफिया का पता बता देता है और उसकी निशानदेही पर शराब माफिया गिरफ्तार हो जाता है, तो सरकार शराबी को जेल नहीं भेजेगी। इससे ये फायदा होगा कि जेलों पर बढ़ता दबाव कम हो जाएगा, शराबियों को सुधरने का एक मौका भी मिलेगा और जब सारे शराब कारोबारी जेल में होंगे तो शराबियों को शराब नहीं मिलेगी। जब शराब नहीं मिलेगी तो शराबी शराब छोड़ देंगे और इससे पूर्ण शराबबंदी का जो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा सपना है वो साकार हो जाएगा। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।